बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, ताकत भी हार गई, पैसा भी हार गया, इख्तियार भी हार गया, तमाम सरकारी और अस्करी वसाइल भी इस्तेमाल किए गए। एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और पंजाब हुकूमत ने भी अपना पूरा ज़ोर लगाया, जबकि वफाकी हुकूमत भी इसके अंदर हिस्सेदार बनी। बहुत सारे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए, बहुत सारी पुरकशिश किस्म की पेशकश की गई लोगों को, लेकिन इसके बावजूद जो सरकार है वो हार गई है और कैदी नंबर 804 एक मरतबा फिर उसका नाम जीत गया है। यानी इमरान खान साहब कोई कंपेन तो नहीं कर सकते, सामने तो नहीं आ सकते, आकर बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद वो जीत गए हैं। और तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं लाहौर हाई कोर्ट बार से, उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। और ये सालाना इंतखाबात हुए साल 2025-26 के। इसमें जो प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार थे, इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट दी थी। मलिक आसिफ नसवाना कामयाब हो गए सदर की सीट पे। नायब सदर की सीट पर अब्दुर्रहमान रांझा कामयाब हो गए और सेक्रेटरी की नशिस्त पर फ़ारूक अलियास चीमा कामयाब हो गए हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस की सीट के ऊपर भी हाम बिन शुएब कम्बो ये भी बिला मुकाबला कामयाब करार पाए हैं। तो इस तरह इमरान खान साहब का सिर्फ नाम और उनकी सपोर्ट की वजह से ये वकला का पूरा पैनल जीत गया, क्लीन स्वीप हो गया। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो हाई कोर्ट से मनाज़र नज़र आ रहे थे, जो वीडियोस वहाँ से आई हैं, ऐसा लग रहा था कि हाई कोर्ट में दफ़ा 804 जो है वो नाफिज हो गई है। वकला पूरी ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हामिद खान साहब ने वकला को मायूस किया है। मैं मादरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, बड़े सीनियर वकील हैं, उनका एक बड़ा लंबा करियर है, लेकिन इसके बावजूद उनका जो अंदाज़ है वो एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त निमटने वाला उनका अंदाज़ नहीं है। वो बड़े धीमे अंदाज में चलते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी वार्निंग्स देते हैं लेकिन बाद में कुछ नहीं करते। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि ये हो गया तो हम ये कर देंगे, वो हो जाता है और वो कुछ नहीं करते। और ये एक मरतबा नहीं, ये कई मरतबा हुआ है। तो जो नौजवान वकला हैं वो मायूस हैं। हामिद खान साहब कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक लेवल से आगे जाते नहीं हैं। जो दूसरा वकला का ग्रुप है, ये माजी में एंटी एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप हुआ करता था आसमा जहांगीर का। आज अगर आसमा जहांगीर जिंदा होती मरहुमा, तो वो पूरी ताकत से इमरान खान के साथ खड़ी होती, लेकिन उनके ग्रुप को हाईजैक कर लिया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अब एहसन भून साहब हैं और वो ग्रुप है, और वो ग्रुप पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहा है। तो दोनों ग्रुप कमोबेश इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है। यहाँ एक और ग्रुप की जगह बनती है। अगर वकला को एंटी एस्टेब्लिशमेंट रूल ऑफ लॉ के लिए कोई तहरीक चलानी है और अदलिया की बहाली के लिए ज़ोर लगाना है, तो उन्हें एक तीसरी तहरीक खड़ी करनी पड़ेगी, एक तीसरा ग्रुप खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे लोग दोनों ग्रुप से आ जाएंगे। और इसके ऊपर मैं आपको ये बता देता हूँ कि काम हो रहा है, अब से नहीं हो रहा, काफ़ी अरसे से हो रहा है। और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको रोकने के लिए पूरी कोशिशें भी कर रही है। लेकिन चाहे वो आसमा जहांगीर ग्रुप के वकला हों, बड़े बड़े जय्यद नाम है, बहुत बड़े बड़े वकील हैं, तो चाहे वो हामिद खान ग्रुप के वकला हों, एस्टेब्लिशमेंट की बेजा मुदाखलत की वजह से वो खासे परेशान है और दोनों अपने अपने ग्रुप की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अब अगर एक नया ग्रुप आता है तो एक नई चीज़ हो सकती है। नौजवान वकला तो बहुत बड़ी तादाद में उसके साथ खड़े हो जाएंगे, और ये वकला ही मुज़ामत की अलामत होते हैं अगर खड़े हो जाएं तो। नादरीन, शहबाज शरीफ साहब भी मैदान में आ गए मरीम नवाज़ के बाद। यानी पहले टिकटॉक्स बनी थी, अब शहबाज शरीफ आए, जनाब मैंने भी जलसा करना है। तो जलसे के लिए जनाब शहबाज शरीफ साहब को जनूबी पंजाब में पहुंचाया गया, और जनूबी पंजाब में जो जलसा किया उसकी सूरत हाल के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप इसकी वीडियो देख पाए। अव्वल तो इन्होंने तस्वीरें वगैरह जारी की हैं और वीडियो भी इस तरह की जारी की हैं कि पता ना चले। तो ये डेरा गाजी खान में एक जलसा नहीं जलसी थी। अगर आप इसका पंडाल देखें, गौर करें, तो स्टेज का जो साइज़ है वो 60 फुट है, 60 फुट का स्टेज है, और जितना स्टेज है उतना ही पंडाल है। यानी स्टेज से थोड़ा सा इधर होगा 10 फुट और इधर होगा, यानी मैक्सिमम ये 80-90 फुट का है। तो जो एक कनाल का प्लॉट होता है ना, उसकी लंबाई 90 फुट की होती है। तो अगर आप इसकी टोटल लंबाई चौड़ाई देखें तो वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी ये मैक्सिमम 5 से 6 कनाल का प्लॉट है जिसके अंदर ये जलसागाह बनाई गई है। तो इसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, इसमें बड़ी महदूद तादाद में लोग आए हैं, ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग नहीं आए। और मुस्लिम लीग नून जितनी बड़ी जमात थी उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग लाए गए वो भी सारे सरकारी वसाइल के ऊपर जलसा खड़ा किया गया, सरकारी लोगों को लाकर शहबाज शरीफ का जलसा भरा गया।
अब शहबाज शरीफ की शोबदाबाजियाँ या जो उन्होंने बातें की हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो लोग जलसागाह में मौजूद थे उनसे जब पूछा गया तो वो अक्सर उनमें ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो आए हैं, हमें लाया गया है, लेकिन वोट हम इमरान खान को ही देंगे। जिस बंदे से भी ऑफ द रिकॉर्ड पूछा गया उसने कहा जी वोट तो हम इमरान खान को ही देंगे, शहबाज शरीफ के जलसे में तो हमें लाया गया है। ये बेचारे कुछ सरकारी मुलाजमीन हैं, कुछ बेचारे कमज़ोर लोग हैं, किसी का थाने का चक्कर है, किसी का कचहरी का चक्कर है, तो कभी पुलिस को मजबूर किया गया, पटवार खाने को मजबूर किया गया कि बंदे आपने लेकर आने हैं, महकमा तालीम को मजबूर किया गया कि बंदे आपने लेकर आने हैं। वो बंदे ला ला कर उन्होंने बिठा दिए, कुछ ना कुछ करके उन्होंने छोटा मोटा जलसा बना दिया शहबाज शरीफ का। अब हैरत की बात यह है कि चचा और भतीजी में एक जंग चल रही है जलसों की। ना जलसा उसका कामयाब होता है, ना जलसा इसका कामयाब होता है। यानी एक जलसा भतीजी करती है, एक जलसा चचा करता है। भतीजी को भी मुंह की खानी पड़ती है और चचा को भी मुंह की खानी पड़ती है। दोनों के पास मकबूलियत नहीं है, और जिसके पास मकबूलियत है उस शेर को सलाखों के पीछे बंद किया हुआ है, जो मैदान का मालिक है। इमरान खान को छोड़े ना, चले ना छोड़ें। मैं अभी शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने ये जलसा किया जनाब डेरा गाजी खान में। मेरा चैलेंज है सिर्फ एक दिन का टाइम दें, 24 घंटे का, और फ्री हैंड दें ज़रा जरताज गुल वज़ीर साहबा को, तो इससे 10 गुना बड़ा जलसा वो 24 घंटे में, 48 घंटे में आपको वहाँ पे करके दिखा देंगी, सिर्फ इमरान खान की तस्वीर लगा के। तो ये औकात रह गई है इन पॉलिटिशियंस की। इमरान खान साहब को सलाखों के पीछे बंद किया हुआ है, और उनके जो टाइगर्स हैं उन्हें कानून के बहाने फस्तायत, जबर और मुख्तलिफ शिकंजों के अंदर उनको कसा हुआ है। और इस तरह ये दोनों जो है ना, वो एक पंजाबी का मिसरा है कि सुनिया हो जन गलियां तो भी मिर्जा यार फिरे। तो जनाब इनकी मौजें लगी हुई है, ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला। अस्करी सपोर्ट भी साथ है, सरकारी सपोर्ट भी साथ है, पूरा का पूरा निज़ाम साथ मिलकर कोशिश कर रहा है, फिर भी ये नहीं जीत पा रहे। इनकी मिसाल ऐसे है कि ये रेस में अगर दोनों चचा भतीजी भी भागते हैं ना, तो ये फिनिशिंग लाइन तक ही नहीं पहुंचते। हालात इनके ये हैं, और इतने पतले हैं इनके हालात। स्टेज के बारे में मैंने बताया 5 से 6 कनाल के से ज़्यादा जगह नहीं थी। और एक और बड़ी अजीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ विजुअल देखे कि पंडाल के बाहर इमरान खान साहब का तो जलसा गा के बाहर एक जलसा हो रहा होता है ना, इमरान खान साहब ना भी आए, उनके खिलाड़ी भी निकलें, तो जलसा गा के बाहर एक बड़ा जलसा हो रहा होता है। और बड़ी कामयाब इमरान खान साहब की हमेशा से अवामी मुहिम होती है। यहाँ मैंने बड़ी अजीब चीज़ देखी, शहबाज शरीफ का जलसा है और बाहर 10-15 मुलाजमीन खड़े हुए हैं सरकारी, और वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, वो चौकीदार हैं कोई। अब आप देखें कि वहाँ पे वो बेचारे एहतजाज कर रहे हैं बाहर, और बाहर कोई और बंदा नहीं है उनके आसपास, यानी जो तंबू लगे हुए हैं उनके अंदर ही बंदे बंद किए हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो नीवे नीवे होके निकल रहे थे जलसे में से, बोर होके कि ना इस बंदे ने हमें कुछ देना है, पैसे शैसे पूरे हो गए, यानी जो पैसे उनको दिए गए थे जलसे में लाने के लिए पैसे शैसे पूरे हो गए, तो लोग नीवे नीवे होके निकल रहे थे। पंजाबी में कहते हैं कि नीवे नीवे होके निकलना, उर्दू में कहते हैं कि छुप छुपा के निकलना। तो वो लोग जो निकल रहे थे उनको पकड़ लिया रास्ते में मीडिया वालों ने। उन्होंने पूछा जनाब आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम पानी पीने जा रहे हैं। तो पानी पीने के बहाने बेचारे कारकुन निकल रहे थे। लोगों की कोई वाबस्तगी नहीं है, लोग इनको जानते ही नहीं है, ये एलियन बन गए लोगों के लिए, अजनबी। अब लोग इमरान खान को जानते हैं जिसे कल तक कोई भी नहीं जानता था। वो इतना तगड़ा सियासतदान हो गया, अब उसका ये मुकाबला नहीं कर सकते सारा ख़ानदान मिलके। इनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बूट पॉलिश में गुजरी है, और बाकी जो ज़िंदगी है वो इमरान खान की नकल करते हुए गुजर जाएगी। एहसास कमतरी का शिकार हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं कि किसी तरह ये या इनके ख़ानदान में कोई एक इमरान खान के करीब भी पहुँच जाए। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह जबर और फस्तायत का सामना किया है, जैसे वो डट कर खड़ा हुआ है, ये कभी इमरान खान की गर्द को भी नहीं पहुँच सकते। अच्छा, रंगबाजियाँ और शोबदाबाजियाँ बिल्कुल वही पुरानी वाली। ये वही शहबाज शरीफ है जो गुजरांवाला में जाते हैं तो पलवानी टोपी पहन के जो है वो ऐसे ऐसे लोगों को कोनियाँ दिखाना शुरू कर देते हैं। ये वही शहबाज शरीफ हैं जो हर जगह पे एक अलग किस्म की रंगबाजी करते हैं। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, उन्हें इसी तरह के किरदार हमेशा से सूट करते हैं। गैर संजीदा और ज़हनी पसमानदगी का शिकार इस तरह के लोग उन्हें सूट करते हैं। अब बहुत बड़ा दावा कर दिया वहाँ पे भी शहबाज शरीफ ने कि जनाब मैं भारत को पीछे छोड़ दूंगा, जब तक नहीं छोड़ूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। भाई पहले मैंडेट तो ले लो। जाली मैंडेट के ऊपर जाली हुकूमत है, और आकर बैठ गए हैं चौड़े होके और कहते हैं जी मुकाबला करना है इन्होंने भारत का। भारत के साथ आपने गुज़िश्ता 3 सालों में मुकाबला किया है, और कई चीज़ों में आपने भारत को पीछे छोड़ा है। वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मार्शल लॉ में आपने भारत को पीछे छोड़ा हमेशा से, वहाँ मार्शल लॉ नहीं लगा, यहाँ लगते हैं। भारत के मुल्क का कोई टुकड़ा नहीं हुआ, आपने अपना मुल्क 2 टुकड़े करवा लिया।
इसमें आपने भारत को पीछे छोड़ा है। करप्शन में आपने भारत को हाल ही में पीछे छोड़ा है। इंसानी हकूक की पामालियों में आपने भारत को पीछे छोड़ा है। इंसानी आवाज़ों को दबाने में, आज़ादी इज़हार राय को कुचलने में आपने भारत को पीछे छोड़ा है। रियासत के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें आपने भारत को पीछे छोड़ा है। अदालतों पर और अदलिया पर मुकम्मल कब्जे में आपने भारत को पीछे छोड़ा है। जुल्म, जबर और फस्तायत में आपने भारत को पीछे छोड़ा है। अब ये माइक उखाड़ने वाली रंगबाजियां करते हुए आप भारत को पीछे नहीं छोड़ सकते। अगर उसको पीछे छोड़ना है तो आपको जमहूरियत लानी पड़ेगी, इंसानी हकूक की पामालियां खत्म करनी पड़ेंगी, आपको रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में लाना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय देना पड़ेगा। ये जाली मैंडेट के ऊपर बढ़ के मारना और तकरीरें करना, इससे ये नहीं हो सकता कि आप भारत से आगे निकल जाएं। नाज़रीन, एक और चीज़ भी हुई है और वो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ये चीज़ हमने देखी है और ये बड़ी परेशानी वाली बात है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में वाकई में खलबली मची है। बरतानिया में देखें कितने मुजाहरे हुए हैं, बहुत सारे मुजाहरे हुए, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे भी हुए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन ने भी कहा कि इतना बड़ा मुजाहरा उन्होंने नहीं देखा, बड़ी कामयाबी थी और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बड़े बड़े मुजाहरे किए। लेकिन ये जो अब हुआ है ना, आर्मी चीफ की आमद के मौके के ऊपर, इसने बहुत गहरी चोट पहुंचाई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और वहां बहुत ज्यादा परेशानी है। यानी कुछ टाउट्स और सियासतदान या कुछ दानिश्वर वो ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान में एहतजाज करें ना, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? तो भाई पाकिस्तान में कंटेनर लग जाते हैं, पाकिस्तान में आंसू गैस आ जाती है, पाकिस्तान में बंदों को बेगुनाह उठा के जेलों में डाल दिया जाता है, पाकिस्तान में अदालतें उसके बाद इंसाफ ही नहीं देती। यानी जेल में जाने से कौन डरता है? कोई भी नहीं डरता। पाकिस्तानी दलेर लोग हैं। आप उठाएं आधे पाकिस्तान को जेल में डाल दे, फर्क ही नहीं पड़ता पाकिस्तानियों को। दलेर लोग हैं, बुज़दिल थोड़ी है। प्रॉब्लम यह है कि जेल में जाने वाले आदमी को यह तो पता होना कि मुझे अदालत इंसाफ देगी। जब उन्हें यह पता है कि 6-6 महीने मुझे इंसाफ ही नहीं मिलना, 1.5 साल हमने बिला वजह जेलों में पड़े रहना है, फिर तो जेल में कोई नहीं जाना चाहता ना। जब इंसाफ ही नहीं है तो कौन चाहेगा कि वो जेल के अंदर जाए? लिहाजा ये फस्तायत जब तक पाकिस्तान में रहेगी, ये लोगों को एहतजाज पाकिस्तान से बाहर भी करना पड़ेगा और इसका बहुत बड़ा दबाव पैदा हुआ है और बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये एक आइडिया भी आ गया है कि अब अगर प्रेशर बढ़ाना है तो जहां जहां पे पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट लोग जाएं वहां पे वो एहतजाज करें। जैसा कि इसका बड़ा इंपैक्ट आया, अगर मोहसिन नकवी कहीं पे जाता है, शहबाज शरीफ कहीं पे जाता है, तो एहतजाज कर सकते हैं पाकिस्तानी, आवाज़ उठा सकते हैं और ये सिलसिला आप तेज़ होता हुआ देखेंगे आने वाले दिनों में। अब नाज़रीन, गुज़िश्ता एक हफ्ते पे अगर आप जायज़ा लेना तो 3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, अच्छा मैं जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ ये मैं चंद लोगों की बात करता हूँ जो बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं। वो जो बेचारा अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है सियाचिन में खड़ा फौजी, मेरा भाई, वो जो बॉर्डर्स के ऊपर खड़ा है या किसी जगह पे खड़ा कुर्बानी दे रहा है, उसकी मैं बात नहीं करता। ये हम बात करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो एस्टेब्लिशमेंट वो चीदा लोग होते हैं जो बैठ के कौम की तकदीर का फैसला लिख देते हैं, फिर सियासतदानों से भी करवाते हैं और सबसे उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाते हैं। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को 3 बड़े धचके लगे एक हफ्ते के अंदर और अगर आप प्लस माइनस करके देखें तो ये उनको शिकस्त हुई है बहुत बुरी तरह अवामी महाज के ऊपर। तो एक जो है वो धचका पहला लगा जब आर्मी चीफ और मरियम नवाज के बेतुके किस्म के एक प्रोग्राम की तस्वीर और वीडियो सामने आई, तो बड़ा खौफनाक धचका लगा। दूसरा धचका लगा जब आर्मी चीफ की तकरीर में उन्होंने ख़वातीन के एहतराम और कुरान मजीद की आयात का इस्तेमाल किया। तो इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तानियों का पूरी दुनिया से, वो जो है वो बड़ा खौफनाक था। नंबर 3 जो एक और धचका लगा वो DGISPR के साथ जो लम्स में सूरत हाल पैदा हुई, वो एक तीसरा धचका था जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगा है। लम्स की एक प्रोफेसर हैं निदा करमानी साहिबा, उनका भी एक स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग उनका स्टेटमेंट है और उन्होंने सारी पिक्चर जो है वो क्लियर कर दी है। प्रोफेसर निदा करमानी साहिबा का कहना है कि यूनिवर्सिटियाँ फ़ौज के लिए जगह नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरी यूनिवर्सिटी के बहुत से लोग मेरी राय से मुत्तफिक हैं, इनमें फैकल्टी भी है और तलबा भी है। यानी वो कह रही है हमारी यूनिवर्सिटी के ज़्यादा लोग जो है वो मेरी राय के साथ खड़े हैं कि यूनिवर्सिटी फ़ौज के लिए जगह नहीं होती। फ़ौज का काम क्या है जाके तलबा को लेक्चर देना? यानी ये तो उनका काम नहीं, ये तो काम सहाफ़ी करें, वकील करें। फ़ौज में तो जो लोग भर्ती होते हैं वो उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, या अगर तलबा ने कुछ सीखना है दिफाई मैदान में तो वो फ़ौज के पास जाएँ, उनकी जगहों पे वहाँ जाके विज़िट करें, वहाँ पे सीख सकते हैं। क्या दुनिया के मुख्तलिफ फ़ौजों के जो अफसरान हैं वो जाके यूनिवर्सिटियों में लेक्चर्स देते हैं या ऐसे सेशंस करते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है।
और ये मुझे प्रोफेसर निदा करमानी साहिबा की बात से मेरे दिमाग में ये बात आई। तो उन्होंने कहा कि मेरी राय से मुत्तफ़िक़ हैं ज़्यादा लोग मेरी यूनिवर्सिटी के, दीगर यूनिवर्सिटियों में ख़ास तौर पर सरकारी जो इदारे हैं या यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनमें तलबा और फैकल्टी के पास शिरकत ना करने का इख्तियार ही नहीं होता, यानी उन्हें ज़बरदस्ती ले जाके बैठा दिया जाता है। इन तस्वीर में खाली नशस्तें सुबह 8 बजे पीर के दिन की क्लासेस से भी ज़्यादा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। वो ये कह रही है, जब DGISPR आए थे तो खाली कुर्सियाँ भी थी बहुत सारी, और इतनी खाली कुर्सियाँ तो पीर वाले दिन जो सुबह 8 बजे वाली क्लास होती है ना, उसमें भी इतनी कुर्सियाँ खाली नहीं होती। असल में जो सबसे लोएस्ट अटेंडेंस होती है ना तलबा की, सबसे कम तादाद में जो तलबा आते हैं, वो पीर वाले दिन सुबह 8 बजे जो पहली क्लास होती है, पहला जो पीरियड होता है, उसमें सबसे कम अटेंडेंस होती है। तो उसकी मिसाल इन्होंने दी है, और मैंने ये स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाया siyaasat.pk से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोफेसर्स क्या सोचते हैं और तलबा क्या सोचते हैं। अब अल्लाह ताला खैर करे कि लम्स की प्रोफेसर जो हैं वो निदा करमानी साहिबा के साथ कोई बदला ना लिया जाए, कोई ऐसी कार्रवाई ना की जाए, वरना अब तक जिसने भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आईना दिखाने की कोशिश की, उसके साथ पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं हुआ। नाज़रीन, अजीबोगरीब किस्म की हरकत चल रही हैं पंजाब में। अब मरीम नवाज़ के हवाले से कोई मज़ाहिया वीडियो बनाने पर या कोई फ़नी वीडियो बनाने के ऊपर भी लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पंजाब में मज़ीद मुकदमा दर्ज करवा लिए गए हैं। यानी अब अंदाज़ा करें कि जाली तस्वीर बनाने पर, यानी वो कार्टून वाली फ़ोटो लोग बना देते हैं ना, जाली तस्वीर बनाने पर उस सूबे में मुकदमे हो रहे हैं जहाँ जाली हुकूमत लाकर बिठाई गई है। यानी जाली हुकूमत बिठा दें, ये गुनाह नहीं है। वो एक बंदा लोगों को हंसाने के लिए कोई जाली तस्वीर बना दे तो वो गुनाह है। यानी मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि किसी की निजी ज़िंदगी में जाएं, लेकिन आपने लोगों के साथ किया क्या है? आपने लोगों के साथ जुल्म किया, जबर किया, उनका मैंडेट छीन लिया, एक जाली हुकूमत लाकर बिठा दी, और ये ऐसी जालसाज हुकूमत है कि इन्हें किसी किस्म की अक्ल मौत ही नहीं है। अब एक नया इश्तिहार बना दिया मरीम नवाज़ को लेकर कि जनाब मरीम नवाज़ बैटिंग करने आई है, कोच कहता है जी इसको लेकर आओ, ये मैच जितवाएगी। वो आगे जनाब 6 गेंदों पे 6 छक्के मारती है। कोई जाता है ग्राउंडों से बाहर उधर, कोई जाता है ग्राउंडों के बाहर उधर। कोई तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, कोई बसें बन रही हैं, कोई जनाब वो किसानों की तरफ जा रहा है, किसान खुशहाल हो रहे हैं। हैरत है वैसे मुझे, ये जितने 6 इन्होंने शोबे दिखाए ना, इन 6 शोबों के लोगों से जाके इंटरव्यूज़ करें, आपके कानों से धुएं निकल आएंगे। किसान की इन्होंने पसली तोड़ के रख दी है, मेहनत कश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, इंडस्ट्री इन्होंने बंद कर दी है। इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत खत्म होने के बाद से लेकर अब तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान में, ये जो बहुत बड़ी बड़ी सनतें होती हैं, वो लगातार डिक्लाइन का शिकार है। कोरोना वायरस में सिर्फ इमरान खान साहब के दौर में ये थोड़ा नीचे गई थी, लेकिन 2022 में इमरान खान साहब इसको पीक पर छोड़कर गए थे। 2022 से लेकर अब तक लगातार ये नीचे जा रही है। ये इमरान खान साहब के छोड़े हुए पैमाने को टच भी नहीं कर सके, बल्कि 23 में और नीचे गए, 24 में और नीचे गए, 25 में और नीचे जा रहे हैं। ये इन्होंने पाकिस्तान की हालत कर दी है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं और ये कह रहे हैं जनाब इन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। ये सिर्फ रंगबाज है, ये सड़कों पे रंग कर सकते हैं और वो भी पहली बारिश में धुल जाता है। ये इनके हालात हैं नादरीन। और अब अजीबोगरीब किस्म के इश्तिहारात, इनकी मैंने आपको कहा ना कि इमरान खान की नकल करते इनकी ज़िंदगी गुजरेगी। बेचारे एहसास कमतरी का शिकार है। अब इमरान खान क्रिकेट खेलते थे तो उस मैदान के अंदर भी आके अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इतने नालायक हैं, इतने नकम्मे हैं कि इनको पता नहीं है कि इन चीज़ों का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। और वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो अब जा भी रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नादरीन एम्बेसियों के पते शेयर कर दिए हैं पाकिस्तानियों की आसानी के लिए, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान साहब का जो आर्मी चीफ के नाम लिखा हुआ ख़त है उसे प्रिंट करवाएं और आर्मी हाउस रावलपिंडी कैंट मंदरजा झेल पते पर अरसाल करें। जो पता है वो ये है कि आर्मी हाउस नज़द GHQ चकलाला रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान। यही ख़त मुख्तलिफ ममालिक में अपनी मुतल्लिका पाकिस्तानी एम्बेसियों के पते पर अरसाल करें। फिर आगे उन्होंने फ्रांस की एम्बेसी, कनाडा की, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, सऊदी अरब, UAE और इटली, फिर उसके बाद एक और एम्बेसी इटली में दूसरे शहर में, और फिर उसके बाद वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, टेक्सास में, कैलिफोर्निया में, शिकागो में, फिर बरतानिया में ब्रेडफोर्ड में, और लंदन में, स्कॉटलैंड में और मैनचेस्टर में। हर तरफ इन्होंने जनाब एड्रेस बाकायदा लिख कर दे दिए हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़त भिजवा सकते हैं आर्मी चीफ को, ताकि कल को वो ये ना कहें कि मैंने तो ख़त पढ़ा ही नहीं, मैं पढ़ लेता तो शायद कुछ और होता, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं वज़ीर आज़म को दे दूंगा। तो वज़ीर आज़म की तो इतनी औकात ही नहीं है, वो तो अर्दली का इमरान खान साहब ने उनको खिताब दिया हुआ है।
नादरीन 26 फरवरी को एक बड़ी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, उसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीलॉग में बताऊंगा। और कुछ डेवलपमेंट्स हैं मेरे पास जिनमें बरतानिया में और अमेरिका में कुछ केसेस होंगे आने वाले दिनों में, और कुछ कानूनी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और वो लोग जिन्होंने जुल्म और फस्तायत की है उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में बड़े हैरान कुन इंकशाफात आपके सामने आएंगे। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।